को ऑर्गेनाइज करना है, और ये लोग जिस तरह से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारा बिल तुम्हारी 2 महीने की सैलरी के ऊपर चला जाएगा। वो तो तुम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हो, वरना अभी तक मैं हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता। प्रतीक ने नजर झुका ली। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ओवर टाइम करके पूरा बिल चुका दूंगा। सतीश जी ने एक बार फिर कड़क आवाज में कहा, मुझे समझ में नहीं आता तुम जैसा सुलझा समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इन रईस लड़कों से दोस्ती करने का क्या मतलब है? शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। प्रतीक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आगे कुछ कहता, तभी पीछे से आवाज आई, यो ब्रो, क्या बात है, तुम यहाँ वेटर का काम करते हो? ओ माय गॉड। दरअसल राहुल ने सतीश जी और प्रतीक की सारी बातें सुन ली थी। फिर क्या था, उसे तो प्रतीक का मजाक बनाना ही था। बढ़ चढ़कर जोर जोर से हंसते हुए राहुल दौड़ते हुए बाकी सारे दोस्तों के पास गया और उसने जो देखा था सब उगल दिया। सभी दोस्त आपस में एक दूसरे को ताली मारते हुए हंसने लगे। फिर प्रतीक को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हुए उसे नीचा दिखाने की अपनी पूरी कोशिश में लग गए। प्रतीक गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाया। जिस बात का डर था वही हुआ। जिसके लिए इतना सब कुछ किया उसका कोई पता नहीं, और ऊपर से इन लोगों के सामने पोल खुल गई। अब पूरे कॉलेज में ये तमाशा कर देंगे। ये देखकर प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और गुस्से से उन सब को देखते हुए तेज कदमों से बाहर की ओर चला गया। रात के लगभग 8 बज रहे थे। बार के बाहर खड़े होकर प्रतीक अपने आप को ही कोस रहा था। तभी अचानक एक ब्लैक रोल्स रॉयस कार बहुत तेजी से प्रतीक के सामने आकर रुकी। प्रतीक हैरानी से कार को देख ही रहा था, तभी कार से ड्राइवर बाहर निकला और वो प्रतीक के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने प्रतीक से कहा, बाबा साहब आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट। कह दो अपने साहब से मेरे पास वक्त नहीं है। प्रतीक ने लगभग गुस्से में कहा। तभी अचानक ही एक और गाड़ी आकर रुकी। ब्लैक कपड़े पहने 3 नौजवान बॉडीगार्ड्स तेजी से निकलकर प्रतीक की ओर बढ़े। फिर उनमें से एक ने कहा, बाबा बड़े साहब आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। प्रतीक ने अपनी अकड़ बराबर रखते हुए कहा, और कोऑपरेट नहीं किया तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? तभी पीछे से एक गार्ड आगे बढ़ा और उसने प्रतीक के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा बाबा, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। एक पंच राइट और दूसरा लेफ्ट, फिर एक किक स्ट्रेट। बस उतने में ही उन तीनों हट्टे कट्टे नौजवानों की दर्द भरी चीख सुनाई देने लगी। फिर अपने हाथ झटकते हुए खुद से कार में बैठते ही प्रतीक ने चीखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? एक भारी कठोर उम्रदराज आदमी की आवाज आई, माफ कीजिएगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर आप चाहते क्या हैं? ये आवाज हरिवंश जी की थी, जिन्होंने ब्लैक रॉयल सूट पहना हुआ था। उनके चेहरे पर उदासी थी। वो प्रतीक को ऐसे देख रहे थे जैसे उससे कुछ मांगना चाहते हो, उसके आगे अपने दोनों हाथ फैलाना चाहते हो। ओबरॉय परिवार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कब तक आप इस तरह एक मामूली से बार में वेटर की नौकरी करेंगे, जबकि आपका खुद का इतना बड़ा एम्पायर है जहां लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं। प्रतीक के चेहरे पर एक बेरुखी थी। देखिए हरिवंश जी, इस तरह की बातें आप ना ही करें तो बेहतर होगा। और मैं कम से कम भीख तो नहीं मांग रहा, अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल मेरे हाथ में जो है वो काम कर रहा हूँ। रही बात ओबरॉय परिवार में लौट जाने की, तो वो नामुमकिन है। हरिवंश जी ने रिक्वेस्ट की, लेकिन बाबा आपके पिता पिछले साल भर से बेहद बीमार हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। हरिवंश जी की बात सुनकर प्रतीक कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर अचानक ही अपनी नजरें उठाकर तेज कड़क आवाज में उसने कहा, कौन पिता? मैं किसी को भी नहीं जानता। मेरे पिता उस दिन मेरे लिए मर गए थे जब उन्होंने। इतना कहते हुए प्रतीक खामोश हो गया। हरिवंश जी ने नजर झुकाते हुए कहा, वो उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। आप नहीं जानते उन्होंने आपको कितना ढूंढा और कितनी मिन्नतों के बाद इतने साल बाद आप लोग मिले हैं। मालकिन को देखने के लिए मालिक तरस रहे हैं। प्रतीक बाबा, अब वक्त आ गया है लौट आने का। प्लीज आप आ जाइए। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं।
ना उनका पैसा चाहिए ना औदा, और प्यार की उम्मीद तो कब की खत्म हो गई। अगर कुछ रह गया है तो वो है नफरत। प्रतीक ने हरिवंश की आंखों में आंखें डालकर कहा और तेजी से कार से उतर गया। हरिवंश जी चाह कर भी कुछ नहीं कह पाए और वहीं प्रतीक तेज कदमों से आगे बढ़ गया। करीबन 1:30 बजे प्रतीक बार काउंटर पर कपड़ा मारते हुए अपने आप से ही बातें कर रहा था। इतना कुछ किया आज, पूरे महीने भर की सैलरी दांव पर लगा दी, लेकिन क्या ख्वाब तो देखते ही टूट गया। और अब तो उसे पता भी चल जाएगा इन्फिनिटी बार और कैफे में मैं वेटर की नौकरी करता हूँ, सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म। तभी उसके कानों में एक लड़की की बेहद स्वीट और सॉफ्ट आवाज पड़ी। खत नहीं प्रतीक, ये नई शुरुआत है। ये आवाज सुनते ही प्रतीक एकदम पीछे मुड़ा। उसके हाथ में सफाई का कपड़ा था और सामने वो लड़की जिसके इंतजार में आज का उसका दिन कट गया था। प्रतीक ने हड़बड़ाते हुए कहा, पार्थी तुम यहाँ? पार्थी जिसकी खूबसूरती शब्दों में कोई क्या बता पाता। दूधिया रंग, समंदर सी गहरी हल्की नीली आंखें, परफेक्ट फिगर, लंबे काले बाल। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं यहाँ, तुम्ही ने तो बुलाया था। तुम लेट हो, पार्टी कब की खत्म हो चुकी है, फिलहाल मेरा काम यहाँ सफाई का है। प्रतीक ने नजर झुकाकर उदास होते हुए कहा। प्रतीक ने जब ये कहा तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेत के समान उसके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। तभी पार्थी के पीछे से राहुल ने आते हुए कहा, देखा पार्थी, मैंने कहा था ना ये दोस्ती के लायक भी नहीं है। एक मामूली से बार में वेटर की नौकरी करता है ये। पार्थी एकटक प्रतीक को देख रही थी। वहीं प्रतीक ने भी पार्थी को देखते हुए कहा, हाँ ये मेरी सच्चाई है और मुझे अपने काम से कोई परेशानी नहीं है। प्रतीक आगे कुछ कहता तभी उसका फोन रिंग करने लगा। अननोन नंबर देखते हुए प्रतीक ने फोन को रिसीव करके जैसे ही हेलो कहा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल फोन कट करके प्रतीक तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकल गया और फिर देहरादून की सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, तेज सांसें चल रही थी। हफ्ते वे लाइफ केयर हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर तेज आवाज में प्रतीक ने कहा, सरला जोशी, उन्हें अभी अभी यहाँ लाया गया है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत ही प्रतीक को हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए कहा। जब प्रतीक फर्स्ट फ्लोर आईसीयू के बाहर पहुंचता है तो वहां कुछ डॉक्टर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। प्रतीक पसीने से लथपथ था। उसने घबराते हुए कहा, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी माँ को, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए आपकी माँ को ब्रेन हैमरेज हुआ है, जल्द से जल्द हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। प्रतीक के तो कदमों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही डॉक्टर कहते हैं, सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए आपको पहले जमा करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द कर देंगे ताकि सर्जरी समय से शुरू हो पाए। डॉक्टर के शब्दों ने प्रतीक को तोड़ कर रख दिया था। प्रतीक ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, 2.5 लाख कहाँ से लाऊंगा, वो भी एक रात में। इतना कहते हुए प्रतीक एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी प्रतीक के कानों में हरिवंश जी के शब्द गूंजने लगे जो उन्होंने कहे थे, अब वक्त आ गया है प्रतीक बाबा, आपको लौट कर आना ही होगा। अगले ही पल दिन भर में जो कुछ भी हुआ वो सब प्रतीक की आंखों के सामने घूमने लगा।